बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़ैदी। प्रोग्राम देख रहे हैं आप डिबेट एट 8। नाज़रीन, व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप पर हमला, ये कातलाना हमला कोल थॉमस एलन की जानिब से किया गया। कैलिफोर्निया का ये रिहायशी है, ये डोनाल्ड ट्रंप पर दूसरा हमला है। जेडी वेंस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों इस अशाइये में मौजूद थे, जो व्हाइट हाउस के जो सहाफ़ी हैं उनके एजाज़ में दिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके बाद प्रेस ब्रीफिंग की, उसमें कहा गया कि वो इस हमले का टारगेट थे और कहा कि वो दोबारा से इशाइया बुलाएंगे। उनकी तो कोशिश थी कि वो दोबारा से इस मीटिंग में आए, लेकिन सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से उनको मना कर दिया गया। ये हमला एक ऐसे वक्त में किया गया है जब मशरिक़ वस्ता में हालात ख़राब हैं और अमेरिका के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से एक सेंटिमेंट पाया जाता है। इसकी क्या वजूहत हैं, आज प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब अब्बास इराक़ची साहब क्या दोबारा से मीटिंग करेंगे, सेकेंड राउंड ऑफ टॉक्स होगा, इसके बारे में हतमी तौर पर कोई बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये हमें मालूम है कि डिप्लोमेटिक एफर्ट्स जारी हैं और दोनों साइड्स की जानिब से कोई भी ऐसा जवाब नहीं दिया गया जो ये हमें बताए कि दोनों जो साइड्स हैं वो बैठने को तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने आखिरी ट्वीट में कहा था, वी आर जस्ट अ कॉल अवे, हम एक कॉल पर वापस आ जाएंगे, लेकिन हम 16 घंटे ज़ाया नहीं करना चाहते पाकिस्तान ट्रैवल करके और उसके नतीजे में कुछ हासिल ना हो। हमारे पास बहुत सारे कार्ड्स मौजूद हैं, हम उनको खेलेंगे। दूसरी जानिब ईरान कह रहा है कि यूएस का जब तक ये धमकी आमेज रवैया रहेगा तब तक बात नहीं हो सकती। यूएस को साथ मुज़ाकरात में बैठने के लिए नेवल ब्लॉकेट को खत्म करना होगा। क्या सूरत हाल बनने जा रही है, इस पर डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर खुर्रम इकबाल साहब, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं, हमें ज्वाइन किया है। मेजर जनरल रिटायर्ड समरेज सालिक साहब ने, दिफाई तज़ियाकार हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। डॉक्टर हामिद अल मशरकी, माहिर बैनुल अक़वामी उमूर हैं। समरेज साहब, आपसे आगाज़ करूँगा, आप क्या समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप पर यह हमला क्यों किया गया और इसको किस चीज से लिंक किया जा सकता है? मशरिक़ वस्ता में जाहिर बात है हालात, अमेरिका की जंग, इस पर भी बात हो रही है, लेकिन ये इंडिविजुअल एक्ट ज्यादा लग रहा है और जो कि वहां का अमेरिकी मीडिया भी रिपोर्ट करता है। आपकी क्या राय है इस पर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया। देखिए, वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जिसको कंडेम किया जा सकता है, लेकिन कुछ रियलिटीज़ हैं जो हमने अपने जेहन में रखनी है। नंबर वन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप थ्रू आउट कंट्रोवर्शियल रहे हैं। जो अमेरिका है वो बुरे तरीके से डिवाइडेड है, उनको अपने पॉलिटिकल चैलेंजेस फेस हो रहे हैं। हमने यहाँ भी ये भी देखा कि ऐसी एक्टिविटीज़ अमेरिका में हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। कैपिटल हिल के ऊपर अटैक, रॉयट्स का होना, फिर उसके बाद जो इलेक्शनरियन कैंपेन में प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर कातलाना हमला होना, और अब ये मेरे नज़दीक उसी सिलसिले की एक कड़ी है। इसमें मल्टीपल, एक तो मोस्ट लाइकली मैं समझता हूँ कि ये उनकी इंटरनल जो डायमेंशंस है उसका पेश खैमा है, लेकिन ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जिस तरीके से मैं समझता हूँ कि जूइश लॉबी के हाथों में मजबूर है और एक्सप्लॉइट हो रहे हैं, उस सिलसिले में भी देखा जा सकता है कि कहीं उन पे और ज़्यादा प्रेशर बढ़ाने के लिए इस तरह की एक्टिविटी ना प्लान की गई हो। दूसरा ये है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर प्रेशर डालना हुआ तो इसको उनके साथ भी लिंक किया जा सकता है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अभी तक इन चीज़ों, इस तरह की कोई लाइन नहीं अडॉप्ट की गई, लेकिन एक तो इंटरनल उनके डायनेमिक्स वो हो गए, और दूसरा ये है कि जूइश लॉबी भी ऑर्केस्ट्रेट इस तरह की एक्टिविटी कर सकती है टू पुट मोर प्रेशर ऑन प्रेसिडेंट ट्रंप, क्योंकि इस वक्त जो अहदाफ हैं इस जंग के, वो अमेरिका के और इसराइल के कन्वर्ज नहीं कर रहे। इसराइल जो है वो ज़्यादा हॉकिश एटीट्यूड अपनाए हुए है, और अमेरिका दो उनकी डिमांड भी बड़ी सख्त है, लेकिन फिर भी उनकी कोशिश है कि इसको किसी फॉर्म में जो है वो नेगोशिएटेड सेटलमेंट सी की जाए। लेकिन जो इसराइलीज हैं वो बार बार कहते हैं कि व्हाटएवर द आउटकम, हम अपने ऑब्जेक्टिव्स के लिए फर्दर ऑपरेशंस को परसू करेंगे। तो इन एंगल से देखा जा सकता है। लेट्स सी आगे मजीद क्या डेवलपमेंट्स होती हैं। हामिद साहब, आप क्या समझते हैं? जाहिर बात है जब भी कोई वाकया होता है कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी होती हैं, फिर आलमी जो हालात चल रहे हैं उनसे भी लिंक किया जाता है। आप समझते हैं दैट माइट बी अ प्लान्ड अटैक?
नहीं, मैं इसको जरा किसी और नज़र से देख रहा हूँ ज़ैदी साहब। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो बड़ी ये चीज़ कंफर्म हो गई है कि इट्स ए लोन इंडिविजुअल्स एक्ट, एक अकेले शख्स का, एक फर्द वाहिद का एक ये एक्शन है। इसका अभी तक किसी से कोई अटैचमेंट या लिंकेज ना तो शो हुआ है, ना कंफर्म हुआ है, ना ही कहीं पर आ रहा है। सो इस हवाले से इसको मौजूदा ईरान इसराइल जो जंग है, ईरान इसराइल और अमेरिका की जो जंग है, मैं समझता हूँ इस पे इसको असरअंदाज इस तरह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि देखिए, अमेरिका के अंदर अभी जो सर बात कर रहे थे, जूइश लॉबी का जो एक असर है ना, उसके साथ साथ अमेरिका के अंदर एक बहुत बड़ी अवेयरनेस आ गई है कि वो जो जनरेशन है वो ये समझती है कि इसराइल की वजह से अमेरिका की अपनी जो अफादियत है, या अमेरिका जो है वो उनकी प्रॉक्सी बनता जा रहा है। अमेरिका ने उनकी जंग अपने गले डाली है। अमेरिका जो है वो ईरान की दलदल में इसराइल की वजह से गया है। एक जनरल परसेप्शन है कि अभी ये जो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का जो नारा था मेगा, उसके अंदर कहीं भी इसराइल का दखल नहीं था, बल्कि अमेरिका की बात हुई थी। लेकिन इस जंग ने सारे डायमेंशंस बदल दिए हैं। पब्लिक के अंदर एक बहुत ज्यादा एप्रीहेंशंस हैं, तहफुजात हैं। चाहे वो पेट्रोल की प्राइस आप ले लें, कहाँ चली गई है, $3 पर गैलन के ऊपर प्राइस बढ़ गई है। जो 3.8 था वो इस वक्त 6.7 पे चला गया है पर गैलन। उसके बाद आप स्टॉक मार्केट देखें, उसके बाद उनका हेल्थ सिस्टम देखें, उसके बाद उनकी इन्फ्लेशन देखें, तो एक जनरली अमेरिकन ये समझ रहा है मौजूदा हालात में, और फ्रस्ट्रेटेड है सख्त अमेरिकन, कि जी हम जो हैं वो इसराइल की प्राइस पूरा अमेरिका क्यों दे। एक 28 करोड़ अमेरिकन उसकी प्राइस पे करते हैं। अभी आपको पता है लास्ट वीक जो अमेरिका का दिफाई बजट मंजूर हुआ है, उसमें 750 अरब डॉलर सिर्फ इसराइल के लिए रखे गए हैं। नियरली $1 ट्रिलियन, $750 बिलियन। अच्छा, उसके ऊपर बड़े तहफुजात होते हैं, लेकिन चूंकि हमें भी पता है कि अमेरिकन सेनेट और कांग्रेस में जूइश लॉबी का बड़ा स्ट्रांग होल्ड है, इन्फ्लुएंस है, वो चला गया, वो अप्रूव हो गया। मकसद कहने का ये है कि इसको हम दो एस्पेक्ट में देखेंगे। एक तो हो सकता है इट कुड बी फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम इंडिविजुअल अमेरिकन, क्योंकि उस वीडियो में जो आवाजें आ रही हैं यूएसए 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 फर्स्ट, अगर आप उस वीडियो का अगर मैं एक ओवरव्यू देखूं तो उसके अंदर जो स्लोगन या जो बात की गई वो सिर्फ यूएसए के बारे में की गई। सो इट कुड बी अ सेंटीमेंट कि आप यूएसए के बारे में बात करें, आप इसराइल के इन्फ्लुएंस से बाहर आए। दूसरे एंड के ऊपर मैं छोटी सी बात कर दूं, वो ये है कि अगर ये प्लांटेड है तो मैं ये कहूंगा कि ये सैडली इट इज वेरी बैडली एक्सपोज्ड देन, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा लिंकेज नजर नहीं आ रहा जिसमें ईरान को या किसी को भी इस पे ब्लेम किया जा सके। एक वहां का शहरी है, वहां का है, एक मोस्ट सिक्योर जगह के ऊपर हो रहा है। एक आप समझ रहे हैं कि ऐसा डिनर जो कॉरेस्पॉन्डेंस का डिनर है, प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट एक जगह है। यानी अमेरिका में अगर वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट अगर एक जगह इकट्ठे हो जाएं तो वो द मोस्ट सिक्योर प्लेस ऑन द प्लेनेट अर्थ कहलाता है सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो दिस इज द होल सिनेरियो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर खुर्रम आपकी जानिब बढ़ूंगा। आप क्या समझते हैं, जिस तरह से डिवाइड की बात की गई, रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स में डिवाइड देख रहे हैं, और एलिजली जो अटैकर है अगर उसकी प्रोफाइल देखें तो उसने $25 शायद फंड किए थे कैमला हैरिस को, तो ये आप भी समझते हैं कोई जो डिवाइड है उसकी जानिब से लेफ्टीज का जो राइटिस्ट हैं उन पर एक अटैक है? आप किस नज़र से देखते हैं? आज डोनाल्ड ट्रंप पे ये जो हमला हुआ है, ये जेन्युइन अक्कासी करता है इस वक्त अमेरिकी माशरे में जो गुस्सा पनप रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ। और आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि अटैकर का ताल्लुक कैलिफोर्निया से है, और ये डेमोक्रेटिक पार्टी के सपोर्टर भी रहे हैं, इन्होंने कुछ चंदा भी दिया था उसको। लेकिन ये सिर्फ समाज और रियासत की तकसीम नहीं है, ये एक बहुत बड़ी जो रप्चर आ चुका है इस वक्त अमेरिकन सोसाइटी में बिकॉज ऑफ ट्रम्प्स पॉलिसी, ये उसका एक और शाखसाना है। इट इज कंटिन्यूएशन ऑफ डिफरेंट इंसिडेंट्स जो पिछले चंद हफ्तों में हमने देखने को मिले, कि टॉप इनके जो ऑफिशियल्स हैं वो रिजाइन कर रहे हैं। काउंटर टेररिज्म के जो हेड थे उन्होंने रिजाइन किया कुछ हफ्ते पहले, अभी इनके जो नेवल सेक्रेटरी थे उन्होंने रिजाइन कर दिया। तो ना सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर एक रिफ्ट आ रही है, बल्कि जो अमेरिकी माशरा है उसके साथ भी ट्रंप उस तरह से जुड़त नहीं कर पा रहे। और अगर ये ईरान की जंग इसी तरह से जारी रहती है तो ये जो गुस्सा है इस वक्त अमेरिकी समाज में, ये बहुत तेजी से बढ़ेगा। डेमोक्रेट्स यूजुअली डू नॉट हैव एनी ट्रेडिशन, इनकी कोई रिवायत नहीं है कि वो वायलेंस का इस्तेमाल करें। लेकिन जब एक नॉर्मल वोटर भी ये देखता है कि उसका डिसेंट, जेन्युइन डिसेंट,
उस तरह से पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, नेशनल पॉलिसीज में रिप्रेजेंट नहीं हो रहा है, तो तब भी लोग हथियार उठाकर अपने गम और गुस्से का इजहार करते हैं। जहां तक लेफ्ट का ताल्लुक है, अमेरिकन लेफ्ट की एक बड़ी ट्रेडिशन है टू इन्वॉल्व इन वायलेंस, लेकिन अभी तक उनका जो रद्द अमल है वो सिर्फ मुजाहिरों, जलसे जुलूसों तक महदूद है। तो आज का ये जो अटैक है, इससे यकीनन एक और दफा ये वाजे हो चुका है कि ट्रंप एक अनपॉपुलर जंग लड़ रहे हैं, और अगर ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ ब्लॉकेड के जरिए ईरान को मजबूर कर देंगे घुटने टेकने पर, तो इनके ऊपर भी कई प्रेशर्स हैं जिनका ये सामना शायद बर्दाश्त ना कर पाए आने वाले चंद हफ्तों में। इनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त शायद 25% से भी ज्यादा नहीं है। 75% ऑफ अमेरिकन थिंक कि अमेरिका की अपनी जंग नहीं है। तो ये वो प्रेशर्स हैं जो ट्रंप को मजबूर करेंगे आने वाले दिनों में टू रिकंसीडर इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स ईरान। डॉक्टर खुर्रम साहब, हम एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।